guys, welcome to our YouTube channel. So in earlier video we talked about the major domains of physics like macroscopic, microscopic physics and the recently developing branch that is mesoscopic physics. So in this video we are going to discuss about the excitement of physics, like physics के लिए हम curious क्यों होते हैं, हमें मज़ा क्यों आता है, हम क्यों किसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं या हमारा रीज़न क्या है फ़िज़िक्स स्टडी करने का, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लॉ और थियोरी का, जो हम अपने कॉमन लैंग्वेज में एक लॉ और एक थियोरी बोलते रहते हैं, उसमें मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और वो कैसे लिंक्ड होते हैं पूरे फिज़िक्स में, पूरे यूनिवर्स में वो कैसे लिंक होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। हम फिज़िक्स और टेक्नोलॉजी और उसका जो इम्पेक्ट हमारी सोसाइटी में पड़ता है उसका भी एक ब्रीफ सा इंट्रो लेंगे और साथ ही साथ हम हाइपोथेसिस, एग्जाम्स और मॉडल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स एक्साइटिंग क्यों है। सबसे पहली बात, फ़िज़िक्स इज़ एक्साइटिंग इन मैनी वेज़। अब कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट जो होता है वो बेसिक थ्योरीज़ की वजह से होता है कि अरे यार, एक ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और वो कितनी जगह अप्लाई हो रहा है, उससे हम आधे से ज़्यादा यूनिवर्स को स्टडी कर पा रहे हैं, हम मोशन ऑफ प्लैनेट्स को स्टडी कर पा रहे हैं, हम मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ को स्टडी कर पा रहे हैं, हम क्लाउड्स के फॉर्मेशन को, गैलेक्सीज़ के फॉर्मेशन को, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को स्टडी कर पा रहे हैं, हम सब स्टडी कर पा रहे हैं। तो कुछ लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है और कुछ लोगों के लिए एक्साइटिंग होता है कि वो इमेजिनेटिव हों, वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हों, नई टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हों, वो जो थियोरीज़ अभी तक गिवन हैं उनको वो चैलेंज करते हैं कि ये गलत है या सही है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। साथ ही साथ अप्लाइड फ़िज़िक्स भी इक्वली डिमांडिंग होती हैं कि हम फिज़िक्स के लॉज को अप्लाई करें, थियरीज़ को अप्लाई करें और मशीन्स और यूज़फुल डिवाइसेस बनाएं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिनसे हम फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अप्लाइड फिज़िक्स इज़ ऑल्सो वेरी मच डिमांडिंग, वेरी मच डिमांडिंग। हम अप्लाइड फ़िज़िक्स डिमांडिंग क्यों है? क्योंकि इससे हम यूज़फुल डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है, मशीन्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए काम आसान करती हैं, हम जिनसे रेगुलर प्रोसेस को इजी कर सकते हैं। ठीक है, वो सब अप्लाइड फ़िज़िक्स में आता है। नए नए डिवाइसेस बनाना, टेक्नोलॉजी यूज़ करके नए नए इन्वेंशन करना, जैसे कि स्टीम इंजन, वो अप्लाइड फ़िज़िक्स का ही एक पार्ट है। उसमें हमारा पूरा स्टीम इंजन का फॉर्मेशन जो है, जिससे हमारी पूरी ट्रेन्स वगैरह चलती थी पुराने टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो वो सब अप्लाइड फ़िज़िक्स का ही पार्ट है। मतलब अप्लाइड फ़िज़िक्स एक बहुत अच्छी एक ब्रांच है या फिर एक बहुत डिमांडिंग ब्रांच है, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोप आगे है और आगे रहेगा भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व करेगी और रिसर्च की फील्ड में हमेशा हम आगे प्रोग्रेस करेंगे और साथ ही साथ हम नए नए डिवाइसेस भी बनाएंगे। जो हमारा लास्ट सेंचुरी था, कुछ लास्ट सेंचुरीज़ में फ़िज़िक्स में बहुत ही अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला, जो पहले टाइम में नहीं मिला। वो हमें प्रोग्रेस, फिनोमिनल प्रोग्रेस देखने को मिला, मतलब बहुत ही अच्छा खासा, चौंकाने वाला कि पहले हम कहाँ थे, फिर हम पहाड़ की चोटी पे ही पहुँच गए। तो इस लेवल का प्रोग्रेस हम अब एक सबसे पहली बात कि ये प्रोग्रेस हमें इन्हीं टाइम में क्यों देखने को मिला, पहले क्यों नहीं था, पहले क्यों नहीं हुआ इतना प्रोग्रेस। पहले नहीं होने का कुछ रीज़न था और अभी होने का भी कुछ रीज़न था। तो उसका जो सबसे बेसिक रीज़न है वो है कि हमारी जो बेसिक परसेप्शंस हैं उनमें हमने चेंजेस लाए। इस सेंचुरीज़ में, लास्ट सेंचुरीज़ में हमारी बेसिक परसेप्शन में चेंजेस आए। अब बेसिक परसेप्शंस में चेंजेस कैसे, उसके तीन रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न कि हमने ये रियलाइज़ किया कि क्वांटिटेटिव अप्रोच भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच या मेजरमेंट वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि हमारी क्वालिटेटिव थिंकिंग होती है, इज़ एज मच इम्पॉर्टेंट
एज क्वालिटेटिव थिंकिंग। माना क्वालिटेटिव थिंकिंग, हमें सोचने का ज़रिया पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा। बट उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है, हम किसी चीज़ को मेजर कैसे करेंगे, वो चीज़ भी उतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको कूलम लॉ ही नहीं पता, उसका एक्सप्रेशन ही नहीं पता, तो आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मतलब आपको पता है चार्ज क्या होता है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बट अगर आपके पास उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ही नहीं है, तो आप रिसर्च कैसे करोगे आगे। आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड डालनी है, कितना मतलब इंस्ट्रूमेंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि क्या क्या यूज़ होना है। तो उसके लिए आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो होने चाहिए। सो इसमें हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ लॉज वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड रीज़न है हमारा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट है वो ये है कि जो फिज़िक्स के बेसिक लॉज हैं वो यूनिवर्सल हैं। तो बेसिक लॉज ऑफ फिज़िक्स यूनिवर्सल है, मतलब कि वो सेम लॉ ही हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स पर लगा सकते हैं। हम टेरेस्ट्रियल फिनोमेना पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम यूनिवर्स के लेवल पर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर भी हम ग्रेविटेशन के लॉ यूज़ करते हैं। हमारा एप्पल क्यों फॉल कर रहा है, हम क्यों फॉल करते हैं कहीं से, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों फॉल कर रहा है, वो सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम स्टडी कर लेते हैं। साथ ही साथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पे भी ऐसे लगता है कि मून इन सब प्लैनेट्स का जो फॉर्मेशन है वो क्यों हुआ, आखिरकार प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ क्यों। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड ना घूमे, वो कहीं दूर चला जाए। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा जो सन के अराउंड हमारे सारे प्लैनेट्स हैं वो फ्लाई आउट क्यों नहीं कर जाते, वो ऐसे ही क्यों घूमते हैं। तो ये सब हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो वही सेम लॉ हम एप्पल के गिरने पे लगा रहे हैं, वही सेम लॉ हम लगा रहे हैं कि मून मून क्यों रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, और वही सेम लॉ हम लगा रहे हैं कि गैलेक्सीज का फॉर्मेशन क्यों होता है, वो फॉर्म क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, उनकी एरियल वेलोसिटी क्या होती है। तो ये सब लॉ ग्रेविटेशन के ही लॉ हैं, और वही एक लॉ देखो कितनी जगह अप्लाई हो रहा है ना। सो सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न वो है कि हमने ये देखा कि भाई एक लॉ हम वो हर यूनिवर्स में हम लगा सकते, मतलब हर यूनिवर्स कह रही हूँ, सॉरी, यूनिवर्स में हम अलग अलग स्केल्स पे वही लॉ यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड रीज़न है कि हमारे आसपास हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे आसपास जो भी फिनोमेना हो रहे हैं वो एक्चुअल में यूनिवर्सल लॉज के, कॉन्सेप्ट्स के, थियरीज़ के एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है। मतलब हमने ये स्टडी करना सीखा कि हम एकदम से ही सारा फिनोमेना स्टडी नहीं करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बेसिक चीज़ क्या है इसमें, फिर उसके बाद हम उसके और डिटेल में जाएंगे, फिर उसके बाद हम उसके और डिटेल में जाएंगे। ऐसे करके हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे जो बोल्ड चीज़ हमें दिख रही है कि हाँ ये तो पक्का है, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फिर ऐसे क्यों हो रहा है, फिर और वाई निकालेंगे, फिर उसका और रीज़न ढूंढेंगे। तो ये अप्रोच भी डेवलप हुई लास्ट सेंचुरी में, जिसकी वजह से हमारा जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो थर्ड इज़ स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। ओके। सो अब जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल के साथ स्टडी करते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हम सभी ने ये बात पढ़ी है, समझी है, देखी है कि अगर हम एक स्टोन को एक हाइट से गिराएं और साथ ही साथ उसी टाइम पे हम एक फेदर को एक हाइट से गिराएं, तो वो, अगर आइडियल सिचुएशन है, अगर कोई एयर नहीं है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, मतलब वैक्यूम में अगर हम गिराएं, तो वो जो है सेम टाइम पे फॉल करते हैं। मतलब सेम टाइम पे फॉल करेंगे और सेम वेलोसिटी के साथ फॉल करेंगे। तो उनका जो वेलोसिटी और उनका जो टाइम ऑफ फॉल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है।
अब जो लॉ ऑफ फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी है, अगर आप उसको ऐसे ही नॉर्मली स्टडी करने लग जाओ कि आपने एक ब्लॉक लिया, मतलब एक स्टोन लिया किसी मास का, और आपने एक फेदर लिया या पेपर लिया और आपने सेम हाइट से गिराए, तो अगर आप नॉर्मली अपनी सिचुएशन में ये गिराओगे तो ये अलग अलग टाइम पे गिरेंगे। क्योंकि अलग अलग टाइम पे गिरने का ये रीज़न होगा कि जो हमारा एयर है वो एज अ फ्रिक्शन काम कर रही होगी, अपोज करेगी उनके मोशन को, और मतलब रेजिस्टिव फोर्स होगा एक्चुअल में हमारे पास। तो वो जो है रेजिस्टिव फोर्स उनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसकी वजह से टाइम भी अलग होगा और वेलोसिटी जिसके साथ वो ग्राउंड पे आके गिरेंगे वो भी अलग होगी। तो हम डायरेक्टली ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना स्टडी नहीं करते, हम ऐसे स्टडी करते हैं कि हम इवैक्यूएटेड ट्यूब लेते हैं, उसमें हम एक तरफ अपना ब्लॉक गिराते हैं या स्टोन को फॉल कराते हैं अंडर ग्रेविटी, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, और साथ ही साथ एक फेदर को ड्रॉप करते हैं इवैक्यूएटेड चैम्बर में। तो हमको पता चलता है कि ये सेम टाइम और सेम वेलोसिटी के साथ गिरते हैं। मतलब हम यहाँ अप्रोच ये लगा रहे हैं कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं, हम आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं कि हम वैक्यूम ले रहे हैं, हमारे पास ना ही कोई रेजिस्टिव फोर्स है ना ही कोई विस्कस फोर्स है। सो हम ऐसे स्टडी करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि मेन चीज़ ग्रेविटी है, तो सबसे पहले ग्रेविटी को कंसीडर करो। फिर जब आपके पास ये आ जाए निकल के कि हाँ ग्रेविटी, अगर अकेली ग्रेविटी होगी तो वो सेम टाइम और सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे, तो ये आपके पास एक मेजर एक क्या बोलते हैं, कंक्लूजन आ जाता है। अब फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन लाओगे कि ये है जब ग्रेविटी है, अब आप ग्रेविटी के साथ रेजिस्टिव फोर्स भी लगा दो, फ्रिक्शन भी लगा दो, सब लगा दो, तो आप उसमें मॉडिफिकेशन लाओगे। आप डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को पहले ही अटेम्प्ट में स्टडी नहीं करते, आप सबसे पहले उसको सबसे सिंपलेस्ट सिस्टम बनाते हैं, उससे हमारा मेन कंक्लूजन आता है जो कि लॉ को फॉलो करता है। फिर हम उसमें चेंजेस लाते हैं और देखते हैं कि अगर ये होगा तो क्या होगा, ठीक है। सो इसमें हमारा टाइम ऑफ फॉल भी सेम होगा और वेलोसिटी ऑन रीचिंग ग्राउंड भी सेम होगा। तो हमारा जो है मेजरली यही है कि हम एक्साइटेड क्यों होते हैं फिज़िक्स को लेके। सो यही लॉ ऑफ फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटी है कि अगर हमारा इवैक्यूएटेड चैम्बर है, मतलब वैक्यूम है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, केवल ग्रेविटी है, तो टाइम ऑफ फॉल और टाइम ऑफ फॉल एंड velocity on reaching ground will be independent of the mass of the object। चाहे कितना आप भारी मास ले लो, चाहे कितना आप हल्का मास ले लो, वो सेम टाइम पे गिरेंगे और वो सेम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेंगे।